हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं वेनकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू एफएफ बदनाम। और ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कहानी में असली गोंडोगोल चल क्या रहा है। और हाँ, इस कहानी में गालियाँ है और ये थोड़ी सी अलग स्टोरी है। ये आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करती, ये सैडनेस आपको प्रोवाइड करेगी एंड इसकी एंडिंग भी सैड होगी। ये मत सोचना कि सभी कैरेक्टर की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, सभी की सैड एंडिंग होने वाली है। और सैड सभी के लिए अलग अलग होते हैं। मेरे लिए जो सैड है वो मे बी आपके लिए ना हो, आपके लिए जो सैड है मे बी मेरे लिए ना हो। इसलिए ये मैं आपके तौर वाला सैड कह रही हूँ। और स्टार्ट करती हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी बात अपने दिल की कहना चाहती हूँ। मैंने जब पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था ना, देन मैं नहा ही थी। मैं नहा कर मस्त आई हूँ एंड अपना क्लोथ चेंज किया है ताकि मैं फ्रेश होकर रिकॉर्डिंग कर सकूँ। एंड मैं नीचे आई हूँ टी लेकर, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हूँ उससे पहले मेरे पे चाय गिर गया है, वो भी गर्मा गर्म। हाँ, आत्मा तृप्त हो गई थी मेरी। फिर जब मैंने दूसरा पार्ट रिकॉर्ड किया तो मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था। एंड मैं ऊपर गई हूँ, ला ला कर करके जंप कर करके चल रही थी। एंड फिर मैं स्लो हो गई। जब मैं जंप कर रही थी कुछ नहीं हुआ, बट जब मैं स्लो होकर चलने लग गई तो मैं फिसल गई, क्योंकि वहाँ पे कुछ गिरा था और वजह से मैं फिसल गई थी एंड मेरे नीज पे चोट लग गई थी, जो मुझे अभी भी दर्द करता है। तो देखते हैं पार्ट 3 में रिकॉर्डिंग करने के बाद या फिर पहले क्या होगा। पहले तो अभी कुछ नहीं हुआ है, पर बाद में देखते हैं क्या होगा। मेरी दांत फटेगी, टूटेगी, या फिर मेरा मुंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्क लेते हुए। क्या बदनाम। कहानी स्टार्ट होती है और हमें हमारे जाओ जिसू को दिखाया जाता है, जो फटाफट अपने कमरे में जा रहा होता है। तमाई जाओ को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके बेटे को कुछ तो हुआ है। पर जाओ रुकता नहीं है। तभी वहाँ पे जिन आते हुए कहता है, इसे जाने दो। अपनी तमाई कहती है, आखिरकार हुआ क्या है। जो जिन होता है वो सारी बातें बताता है एंड हेनिंग के सर को नीचे रखते हुए कहता है, ये इसकी गलती है। एंड हेनिंग सर नहीं झुकाना चाहता था। तमाई कहती है, हेनिंग की कोई गलती नहीं है, रहने दीजिए। अभी हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड में था एंड वो बहुत एक्सॉस्ट लग रहा होता है। वो बैठ गया होता है और अपने सर पर ना हाथ रखा होता है, जैसे कि वो खुद को काम करवाने की कोशिश कर रहा है। बट उसे वैन ही याद आ रहा था। वो फर्स्ट मुलाकात, सेकंड मुलाकात एंड ऑल दैट सारी मेमोरी उसके दिमाग में आ रही होती है। एंड वो वैन को याद कर रहा होता है और उसके चेहरे पर अभी एक अलग सा इम्प्रेशन था, जो एक नफ़रत भरा तो नहीं था। वो ऐसा प्यार है जिससे आप प्यार करते हो बट आप उसे पा नहीं पा रहे। वो तकलीफ़ पर उसके साथ रहने की खुशी वाला एक्सप्रेशन था। बट अचानक से उसे बहुत सारे वॉइस कान में आने लगते हैं। कुछ वॉइस ऐसे थे कि हाँ, इस औरत में ही कुछ कमी होगा, तभी तो उसका मर्द एक कोठे वाली के साथ भाग गया, पर इसके साथ रहना पसंद नहीं किया। एंड सारे के सारे सिर्फ एक ही औरत को ब्लेम कर रहे थे एंड वो औरत थी हमारी जाओ जिसू की माँ तमाई। अपने किन हुआ जान के जाने के बाद तमाई पर बहुत सवाल उठाए गए। उसके कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए कि यही अजीब थी एंड ऑल दैट सारा। कोई औरतें उससे ढंग से बात नहीं करती थी क्योंकि उसका मर्द उसे छोड़ के चला गया है ना। हाय भैया, क्या औरत का गुनाह हो गया कि एक मर्द छोड़ के गया है और औरत को सब कुछ सुनना पड़ रहा है। सारे की मेंटालिटी इतनी छोटी थी ना कि सारे उसको ही ब्लेम कर रहे होते हैं, इवन औरतें भी। जाओ जिसू बचपन से ही ये सभी सुनकर पैदा हो रहा था, जहाँ पर वो अपनी माँ के बारे में गलत ही बातें सुन रहा होता है। प्रेजेंट में जैसे ही जाओ जिसू ये सब याद करता है, वो बिस्तर पे पड़ी हुई पिल्लो फेंक देता है। एंड उसके बिस्तर पे अराउंड 5 पिल्लो थे एंड वो सारे पिल्लो को फेंकने लगता है। बिस्तर बिखर रहा होता है, हल्का सा चिल्ला रहा होता है। उसके पास एक पूरा सेटअप है, ड्रेसिंग सेटअप, जहाँ पर उसकी बहुत सारी वॉचेस रखी है। वो सारी वॉचेस फेंक रहा होता है। मिरर पर पंच मार देता है, जिस वजह से उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। अभी अंदर आ रही हुई आवाज़ की वजह से तमाई, जिन एंड हैनहिंग तीनों के तीनों ऊपर आते हैं एंड गेट खोलने का बोल रहे होते हैं कि जाओ सू गेट खोलो। बट जाओ जिसू गेट नहीं खोल रहा होता है। इवन वो और बर्स्ट से बर्स्ट होता जा रहा था। वो बहुत चिल्ला रहा होता है।
वो फिर बाद में वॉशरूम में जाता है क्योंकि उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था एंड वो अपने ब्लड को साफ़ कर रहा होता है। उसने शावर ऑन कर दिया था एंड वो पूरा भीग रहा होता है, उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी बिकॉज वो बहुत रो रहा होता है, वो बहुत चिल्ला रहा था। हैनिंग पानी की आवाज़ सुनते हुए कहता है, जाओ जिसो तो नहाने लगा। मुझे लगता है ना कि वो ठीक है। जो जिन होता है वो हैनिंग को बोलता है, तुझे यहाँ पे नहीं रुकना है ना तो चला जा। हैनिंग कहता है, साहब भैया छोटे नहीं हैं, वो खुद को इतना हार्म थोड़ा ना करेंगे, गुस्से में चीज़ें फेंक रहे होंगे, अभी तो नहाने लग गए हैं ना। जिन उसे घूरता है एंड तमाई तो बहुत रो रही थी ना, एंड ऐसी सिचुएशन पे हैनिंग अलग ही बह रहा है। जिन उसको चुपचाप जाने को कहता है एंड कहता है, अगर तू अभी नहीं गया तो मैं अपने बाप का कर्तव्य निभाऊंगा और 3-4 लगा दूंगा तुझे। एंड हैनिंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि उससे ना जाओ के झमेले में पड़ने का शौक़ है, ना ही अपने बाप से मार खाने का शौक़ है। तमाई बहुत बोल रही होती है एंड अपना जो जिन होता है वो कहता है, मैं गेट तोड़ने की कोशिश करता हूँ। एंड ये कहते ही वो गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था बट वो गेट नहीं तोड़ पा रहा था। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है ना, वो पूरा भीगा हुआ तो था ही बट स्टिल वो अपने वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, आगे की तरफ जा रहा होता है एंड वो नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। वो बहुत रो रहा होता है। तमाई कह रही होती है, बेटा गेट खोलो, क्या हुआ है, मम्मी से बात करो ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। पर जाओ जिसको कहाँ गेट खोल रहा था, वो बोल रहा था, मम्मी चले जाओ प्लीज़ चले जाओ, आपको मेरी कसम है कोई अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा। एंड ये सुनते ही तमाई क्या करे, उसे जाना पड़ता है। जिन कहता है, कोई बात नहीं, पता है जाओ जिसको ज़्यादा खुद को हार्म नहीं करेगा, उसका गुस्सा है जो शांत होगा। जो तमाई होती है वो हाँ में से रिलाती है, उसे बेटी की फ़िक्र तो थी इसलिए वो नाले पे बैठ जाती है, उसके कमरे के पास नहीं बैठती है, पर वो अपने बेटे की दर्द भरी आवाज़ अभी भी सुन पा रही थी। एंड जिन तमाई के पास ही खड़ा होता है। जो अपना जाओ जिसो होता है उसकी ब्रीदिंग ना अब रुक रही होती है एंड वो कह रहा होता है, क्यों आखिरकार क्यों, जिस चीज़ से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ मुझे उसी में क्यों धकेल दिया जाता है, क्यों आखिरकार क्यों। और वो बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा, और उसे वन की आवाज़ रेगुलर कानों में आ रही होती है एंड उसे अपनी माँ के ताने भी सुनाई दे रहे होते हैं, ऑल दैट उसे सब सुनाई दे रहा होता है। उसके बाप ने ना उसके लिए लास्ट लेटर भी नहीं छोड़ा था, एक लेटर होता है ना, वो लेटर भी नहीं छोड़ा था जाओ जिसको, जैसे कि उसने ऐत में दी ही नहीं हो। वो जानता था लाइक उसको लगता था कि उसका बाप मानता नहीं है एंड जब वो एक औरत के लिए छोड़ के चला गया उसे भी, तो वो समझ गया कि हाँ उसका बाप उसे नहीं मानता है। उसको जो लगता था कि मेरा बाप मेरे से प्यार नहीं करता है, वो ट्रुथ हो गया था कि उसका बाप उससे प्यार नहीं करता है। अभी जो जाओ जिसो है ना वो बहुत ज़्यादा रोता है एंड रोते रोते ही ना वो कब बेहोश हो जाता है उसे पता ही नहीं चला था, वो अनकॉन्शियस हो गया होता है। काफ़ी नाइट हो जाती है एंड हमें वैन को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड यस वो भी बहुत रो रहा होता है। तभी वहाँ पे साव आती है एंड कहती है, क्या हुआ है, तुम इतने रो क्यों रहे हो। वो यहाँ के ओनर के बेटे जाओ जिसने तुमसे कुछ कहा क्या, उसकी सोच कैसी है। जो हमारा वैन होता है वो नाम में सिर हिलाता है, पर प्रिंस ना वहाँ पे था एंड वो सारी बातें साव को बता देता है। जो साव होती है वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें किसी को एडवाइस देने को कहा था, तुमने वैन को इतनी गंदी एडवाइस देने की सोची भी कैसे। प्रिंस का फेस नीचे था, वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है, परंतु प्रिंस की क्या गलती है। जो वैन होता है वो भी ये कहता है कि प्रिंस की कोई गलती नहीं है। वो कहती है, तो ये तुम्हारे आंखों में आंसू किसकी वजह से हैं, किसकी गलती है, किसने एडवाइस दिया। जो वैन होता है वो कहता है, एडवाइस देने से कुछ नहीं होता साहू, प्यार तो मैंने किया ना, तो गलती तो मेरी हुई। जो हमारा प्रिंस होता है उसे कुछ कहना तो नहीं चाहिए बट वो कहता है कि वो शायद इसलिए गुस्सा होगा क्योंकि उसकी बाप आपकी माँ के साथ भागा है, परंतु वो प्यार तो करता ही है, वो ज़रूर समझेगा इन सब बातों को। अभी वैन कुछ कहे उससे पहले साह कहती है, हम जैसे रखेलों से कोई प्यार नहीं कर सकता है। और प्रिंस तुम अपनी फैंटेसी दुनिया में ना जीना बंद करो, समझ गए, और निकल जाओ इस कमरे से। अबे तुम्हारे फालतू की एडवाइस की वैन को ज़रूरत नहीं है। प्रिंस एकदम शांत था। वैन कहता है, साओ तुम इस कदर
प्रिंस से बात नहीं कर सकती हो, समझ गए? अगर प्रिंस को कोई हक नहीं है एडवाइस देने का, तो साव आपको भी कोई हक नहीं है एडवाइस देने का। अभी जो साव होती है वो कहती है और अभी मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ? जो हमारा वैन होता है वो कहता है लग रहे हैं क्योंकि आप बुरी बातें कर रहे हैं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलेंगे वो सही होगा साव। आपको प्यार पे यकीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी के प्यार को गलत कह सकते हैं। जो हमारी साव होती है वो कहती है अच्छा अब तुम ये सोचते हो मेरे बारे में? वैन कहता है हाँ मैं ये सोचता हूँ आपके बारे में, क्योंकि आप गुजन के भी प्यार को सही नहीं समझते हैं। आप किसी के प्यार को सही नहीं समझते हैं क्योंकि आप किसी से प्यार नहीं करते। जो हमारी साव होती है वो कहती है मैं किसी से प्यार नहीं करती इसलिए मैं प्यार को सही नहीं समझती। हाँ तुम कह सकते हो, पर रही बात गुजन की, तो गुजन का प्रेमी का वेनिंग एक नंबर का गाली भी नहीं दे सकती, पर वो एक नंबर का घटिया इंसान है। वो प्यार बिल्कुल नहीं करता है। और अगर तुम्हें इस प्रिंस की एडवाइस चाहिए ना तो रख लो वैन, पर ये याद रखना रखेलों से कोई प्यार नहीं करता। हर कुछ महीनों में ही तुम यहाँ पर बोली में चढ़ने वाले हो और तुम जानते हो कि कौन तुम्हें खरीदने वाला है। जाओ जिसू का अपना प्यारा भाई हान हेंग। अभी जो हमारी साव होती है ना वो वहाँ से चले जाती है बिकॉज वो अब यहाँ पे और नहीं रुक सकती है। अभी जो हमारा प्रिंस होता है वो कहता है मुझे भी जाना चाहिए वैन। जो वैन होता है वो कहता है सॉरी साव के इस बर्ताव के लिए, पर साव मुझे बहुत मानती है इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर देती है। अभी जो प्रिंस होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं साव के बारे में जानता हूँ कि वो कैसी है, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा और सही है, मुझे तुम्हें एडवाइस नहीं देना चाहिए। जो हमारा वैन होता है वो कहता है पर शुक्रिया प्रिंस, चीज़ें क्लियर हो रही है। प्रिंस कहता है मतलब? वैन कहता है बात तो सही है ना तुम्हारी, मैं एक ऐसी औरत का बेटा हूँ जिसकी माँ की वजह से उसकी फैमिली टूट गई, तो उसका गुस्सा मेरे पे होना जायज़ है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका गुस्सा हटाकर उसे अपना बना सकूँ। फिर से वो अपने चाँद को चाँद कहे। जो हमारा प्रिंस होता है उसको एक चाँद को चाँद कहे तो उतना समझ नहीं आया होता है, बट वो और कुछ नहीं कहता है एंड कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करना। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जो हमारा वैन होता है वो चाँद की तरफ देख रहा होता है एंड कह रहा होता है देखना साजिशो, मैं फिर से तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा के रहूँगा। एंड ये कहते ही ना वो एकदम स्माइल करने लगता है, उसे एक होप आ गई होती है कि अभी वैन मतलब जाओ गुस्सा है बट वो धीरे धीरे उसके दिल में प्यार जगा सकता है। तो उसके अंदर वो एक होप थी स्टिल अभी भी। हमें जाओ जैसू को दिखाया जाता है जिसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही होती है एंड वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपने हाथ को देखता है जिसका ब्लड तो रुक गया होता है बट कांच के पीसेस ना अभी भी उसके हाथों में लगे हुए थे। तो वो अपने उन कांच के पीसेस को हटाता है और वो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जाओ जसू उन खून को देखते हुए कहता है आखिरकार मैं क्यों रो रहा हूँ, आखिरकार मैं क्यों खून बहा रहा हूँ? बहाना तो उससे खून चाहिए, रोना तो उससे चाहिए, मैं क्यों रो रहा हूँ? एंड वो शांत हो जाता है और कहता है वनकर सिंह तुम रोगे, तुम तड़पोगे और रिग्रेट करोगे कि क्यों तुम उस गंदी औरत के कोख से निकल कर रहे हो और अपनी किस्मत पर बस थूकोगे, सिर्फ थूकोगे। एंड ये कहते ही वो अपने चोट को देख रहा होता है। जल रहा हूँ मैं राख नहीं, ये आग अब बुझने वाली नहीं, तू छुप भी जाए जहां में मेरी नजर से छूटेगी नहीं, तोड़ दूंगा हर वो सुकून जो तुझे चैन से जीने दे, अब प्यार नहीं ये जुनून है जो तुझे तुझसे भी छीन ले। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जाओ के घर को ही दिखाया जाता है जहाँ पर जिन
तमाई एंड हैन हिंग तीनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, बट तमाई एंड जिन खाना नहीं खा रहे थे, वो सिर्फ जाओ जसू के गेट खुलने का ही वेट कर रहे थे। पर जो हैनिंग होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट खा रहा होता है, बिकॉज वो बहुत हंग्री था। पर जो जिन होता है वो टेबल के नीचे से ही हैनिंग के पाँव पर लात मारता है। एंड हैनिंग जिन को देखता है, जिन इशारा करता है कि थोड़ी सी तो शर्म खा लो तुम। अभी जो हैनिंग होता है, बट वो अपने पाँव को साइड करते हुए अगेन खाना खाना स्टार्ट कर देता है। एंड वो मन में ही कहता है, अब जाओ जिसको क्या कर रहा है क्या नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कौन सा मेरा सगा भाई है, और अगर हो भी तो मुझे क्या करना, हम दोनों की इंडिविजुअल लाइफ है। अगर उसे रोना धोना है तो वो रोए धोए ना, मुझे खाने के लिए क्यों रोका जा रहा है। एंड वो फटाफट खा रहा होता है, उसके गले में खाना भी अटक जाता है, इतना स्पीड से खा रहा होता है। जिन कहता है, तुम गरीब घर के नहीं हो, आराम से खा लो, ठीक है। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे गले में खाना क्यों अटक रहा है, क्योंकि निगला तो जा नहीं रहा होगा। एंड जिन ये टोंट ही मार रहा था, एंड हैनिंग कुछ नहीं कहता है और पानी पी लेता है। तभी गेट ओपन होने की ना आवाज़ आती है। ये तो जाओ जिसू के कमरे का ही गेट था। जो जाओ जिसू होता है वो नीचे आता है, और उसके हाथ में पट्टी तो थी जो जाओ जिसू ने खुद बांधी हुई थी। तमाई उठकर आती है, अंदर जाओ जिसू के हाथों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुमने खुद को मारा, पर क्यों बेटा, क्यों। जो हमारा जाओ जिसू होता है वो कहता है, गलती हो गई माँ, मैं बहुत गुस्से में आ गया था, पर मैं वादा करता हूँ मैं अब अपने आप को चोट नहीं पहुँचाऊँगा, ठीक है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करने लगता है। एंड हैनिंग एंड जिन देखने लगते हैं। तमाई जाओ की तरफ ही देख रही होती है, क्योंकि जाओ जैसे बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था। जाओ कहता है, क्या बना है। तमाई कहती है, तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है मैंने। जो हमारा जाओ है वो कहता है, वाह आज माँ के हाथों का खाना। एंड ये कहते हैं वो बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। अक्सर उनके घर में सर्वेंट ही खाना बनाते हैं, बट आज तमाई ने बनाया था स्पेशली जाओ जसू के लिए, तो जाओ जसू खाने लगता है। एंड वो बहुत खुश भी था। जो जिन होता है, अब जाओ जसू आया है तो वो भी अपना मील लेने लगता है, बिकॉज वो भी तो हंग्री था ही। जाओ जसू ना खाने की बहुत तारीफ़ कर रहा होता है कि बहुत डिलीशियस है, उसे बहुत अच्छा लगा। एंड वो सडनली जिन से कहता है, तो चाचा जी कब चलना है कोठा, मैं तैयार हूँ वैसे। जो अपना जिन एंड हैनिंग होता है वो देखने लगते हैं। तमाई कहती है, वहाँ पे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो जाओ जसू होता है वो कहता है, मैं ऑनर हूँ ना उस कोठे का, 2 साल तक तो मुझे जाना पड़ेगा, तभी तो चाचा जी के पास वो कोठा आ पाएगा। मैं तैयार हो जाने के लिए, और मैं इस बार ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैं कर चुका हूँ, ना मैं खुद को हार्म करूँगा, ठीक है। जो तमाई होती है वो कहती है, जाओ। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, माँ मुझे जाना है, मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, और जो मैं कह देता हूँ वो मैं कर देता हूँ। जो हमारी तमाई होती है वो देखने लगती है, वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। जिन कहता है, जाओ तुम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो कुछ दिनों तक। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, नहीं, मैं जब जो सोचता हूँ ना चाचा जी, मैं वो करता हूँ, टेंशन मत लीजिए, इस बार मैं ऐसे बवाल नहीं करूँगा जिससे मुझे खुद को हार्म करना पड़े। एंड वो स्टिल स्माइल कर रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो मन में ही सोच रहा होता है कि आखिरकार इससे हुआ क्या है, और इसके चेहरे से देखकर नहीं लगता है कि उसने जो बोला है वो होने वाला है, कुछ तो कांड करेगा ही है। अभी ना जाओ फटाफट खाना खा लेता है, अच्छे से मील ले लेता है, अपनी माँ को हग करता है, हम जाने लगता है। जो हमारा जेन एंड हैनिंग होते हैं वो कार में ही होते हैं। जो कार है ना वो जाओ जैसे ड्राइव कर रहा था आज। जो जाओ जैसे होता है वो ड्राइव करते करते कहता है, वैसे चाचा जी कोठे के नियम मैंने नाइट में पढ़े। जिन कहता है, तुम कोठे के नियम पढ़ रहे थे। अपना जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, हाँ मैं नियम पढ़ रहा था, और कोठे में नीलामी लगी जाती है ना, तो उस लड़के वैन की नीलामी कब लगने वाली है। जो हमारा जिन होता है वो कहता है, ये क्यों पूछ रहे हो। जाओ कहता है, बस पूछ रहा हूँ, बस पूछना चाहता हूँ। एंड जिन बता देता है एग्जैक्ट महीना एंड एग्जैक्ट डेट। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है, ठीक है, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिन कहता है, जानता हूँ बेटा, शुक्रिया। जाजसू पर अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर अगर आप मेरे बीच में आ गए ना तो मैं वो रिस्पेक्ट भूल सकता हूँ चाचा जी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। तो मैं कोठे पे कुछ भी करूँ, प्लीज़ मेरे बीच में मत आइएगा।
क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कोठा आपके नाम होने से पहले उस कोठे के अंदर मैं आग लगा दूँ। अभी जाओ जैसे बहुत सीरियस लग रहा होता है। जिन बस हाँ में सर हिला देता है नहीं, अजीब सा फेस बना के मन में कहता है कैसा लगाएगा आग, मैं भी तो देखूँ, मेरे बाप का कोठा है, इसने तो कभी संभाला नहीं। पापा भी ना पता नहीं इसका क्यों सुनते रहते हैं। हाय मेरा बाप इतना भोला कैसे रह गया। अभी जो हमारा जाओ जैसे होता है ना, उसकी जो कार होती है वो कोठे में आकर रुकती है एंड वो कोठे से बाहर निकलता है और वो एक गहरी सांस लेता है। आसपास के सारे लोग जाओ जैसो को देखकर अच्छा फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि कल उसने जो तमाशा क्रिएट किया था ना, वो कोई भूल नहीं सकता है। जो जाओ जैसो होता है वो अंदर जाने लगता है जहाँ पे कोठे के ऑनर बैठते हैं एंड वो उस चेयर पे जाकर बैठ जाता है जहाँ पर अक्सर अपना जिन बैठा करता था, राजकुमार जिन। पर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था वो साइड वाली कुर्सी में बैठ जाता है, बट है नहीं कुछ चिढ़ मच रहा होता है चीज़ों से, क्योंकि वो उसके बाप का प्लेस है। बट नहीं, वो जाओ जसू का ही शुरू से प्लेस रहा है। जो जाओ जसू होता है ना, अब वहाँ के फाइलें देखने लगता है, वहाँ की सारी औरतें एंड मर्दों के बारे में जान रहा होता है कि कौन कितना कमा के देता है, कौन सा कितना किसका रैंक है। हैंडवैन का रैंक देखकर वो हैरान था, क्योंकि वो अभी नीलाम भी नहीं हुआ है बट वो टॉप 1 की लिस्ट में आता है। उसके डांस से ही उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो तैयार वार हो गया था एंड वो गहरी सांस ले रहा होता है। फिर ना वो नीचे जाता है तो एक वहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है वैन के सिंह, मुझे मालिक के कमरे में चाय देने जाना है, परंतु मुझे बहुत तेज़ पोटी आई है और मेरी बारी अभी आई है, तो क्या तुम ये चाय दे सकते हो? मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे ये काम नहीं करवाना चाहता था। जो वैन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं दे सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो मालिक के कमरे में चाय देने के लिए जाने लगता है। एंड जैसे ही वो गेट ओपन करता है, वो देखकर हैरान था क्योंकि सामने जाओ बैठा था। जाओ भी ध्यान नहीं देता एंड कहता है चाय रख दो, क्योंकि चाय जाओ ने ही मंगाई थी। वैन के सिंह चाय को रख देता है एंड वैन थैंक यू भी नहीं कहता है, बट वो उसकी तरफ देखने वाला था। एंड जैसे ही वो वैन को देखता है उसे गुस्सा आने लगता है। वैन कहता है वो जिस लड़के से आपने चाय मंगाया था उसे काम था इसलिए मैं देने आ गया। जो जाओ जैसा होता है वो कहता है तो अब मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, निकलो यहाँ से। जो हमारा वैन होता है वो अपने हाथ को कस लिया होता है एंड कहता है जाओ जैसो। जाओ कहता है मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, समझे? एंड ये कहते हैं वो बहुत तेज़ टेबल पे मारता है। जो हमारा वैन होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि आप गुस्से में हो, क्योंकि मेरे माँ की वजह से आपकी फैमिली। अभी जाओ कुछ और बोले उससे पहले, मतलब वैन कुछ और बोले उससे पहले जाओ ही कह देता है एक अल्फाज और, फिर मैं इस हद तक पहुँचूँगा ना कि तुम सोचे नहीं होगे। वैन कहता है मैं बस आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ अपनी माँ की सारी गलतियों के लिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी साहब। मैं जानता हूँ कि आप मेरे से प्यार करते हैं, पर आप मेरे से आप नफ़रत भी करते हैं। जाओ कहता है एग्जैक्टली वैन के सिंह, मैं नफ़रत करता हूँ और मेरा नफ़रत मेरे प्यार से ज़्यादा होता है। वैन कहता है पर मुझे यकीन है मैं आपकी नफ़रत को ज़रूर प्यार में बदल दूँगा। जाओ ना हंसने लगता है और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है लिटरली तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे नफ़रत को प्यार में बदल सकते हो? क्या ये फैंटेसी स्टोरी सोच रखी है तुमने? जो हमारा वैन होता है वो कहता है फैंटेसी स्टोरी भी रियलिटी से ही बनी हुई होती है। वैन कहता है ओह लिटरली मैं ये जो ओमेगा वर्ल्स होता है वो कौन सी रियलिटी है? वो अल्फ़ा ओमेगा वो तो जानवर्स के टर्म्स है ना, ये कब से रियलिटी होने लग गई? सारी चीज़ें रियलिटी नहीं होते, कुछ फैंटेसी भी होती है। तुम्हें सुपर हीरो बचाने नहीं आएंगे क्योंकि सुपर हीरो नहीं होते। जो हमारा वैन होता है वो कहता है आप सही कहते हैं, बहुत ज़्यादा सही, पर आपको नहीं लगता कि ये भी चमत्कार है कि एक लड़के बच्चे पैदा करते हैं? इसका मतलब चमत्कार हो सकते हैं, पहले नहीं किया करते थे, बहुत सदियों पहले। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है फिर आशीर्वाद तमाका आशीर्वाद लगा एंड ऑल दैट। मुझे ये कहानियाँ मत सुनाओ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या होता है या फिर नहीं, पर ये मुझे पता है कि मैं तुमसे दोबारा प्यार कभी नहीं कर सकता, समझ गए? जो हमारा वैन होता है वो कहता है
आपने मुझे जो चाँद समझा था ना, वो चाँद आप मुझे वापस समझेंगे। जो हमारा वैन होता है वो जैसे ये कहता है, जाओ कहता है मैंने तुमसे कल भी कहा था, मैं तुमसे आज भी कहूँगा, तुम चाँद हो वैन, पर इस बदनाम गली के बदनाम चाँद हो, और बदनामों से हमें बात करने का शौक़ नहीं। जो हमारा वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, आप कर लीजिए जो करना है, पर आप हमसे प्यार करना छोड़ नहीं सकते हैं। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है, देखते हैं कि मुझे तुमसे प्यार होने वाला है या फिर तुम्हें मेरे से नफ़रत। वैन कहता है, मैं आपसे कभी नफ़रत नहीं कर सकता। जाओ कहता है, और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। जो वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, देखते हैं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। तभी जाओ कहता है, ओ बदनाम चांद। एंड वैन रुक जाता है क्योंकि जाओ अभी ही उसे बदनाम चांद कहना स्टार्ट किया है। जो वैन होता है वो जाओ की तरफ देखने लगता है। जाओ कहता है, बहुत सुंदर वस्त्र है तुम्हारे। अभी जो वैन होता है वो कहता है, शुक्रिया। जाओ चाय पीता है एंड कहता है, ठंडी चाय है ये। एंड वैन सिर्फ जाओ की तरफ ही देख रहा होता है कि मेरे कपड़े की तारीफ़ करने के बाद ये चाय ठंडा है बोलना क्या ज़रूरत था। अभी जो अपना जाओ होता है वो वैन पे चाय फेंक देता है, मुंह पे नहीं कपड़ों पे फेंका होता है। एंड कहता है, खुद ही पी लेना ये ठंडी और घटिया चाय, और आज से मेरे लिए चाय मत लाना, समझे। जो वैन होता है वो कहता है, समझ गया, बेशक मैं समझ गया। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है, ये जो तुम हंस रहे हो ना, हंस लो, क्योंकि खुशियाँ भी तुमसे तुम्हारी छीन ली जाएगी। जो वैन होता है वो कहता है, हंसना तो हमारी अदा है, और हमारी अदा हमसे कौन छीन सकता है। जा अभी जो जाओ जो होता है उसे घूरता है क्योंकि वैन उसका नाम लेने वाला था। अपना जो वैन होता है वो कहता है, जनाब आप हमसे हमारी अदाएँ कैसे छीन सकते हैं। एंड ये कहते ही वैन केजिंग जाने लगता है, और जाओ जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है क्योंकि वैन हंस रहा है इतना कुछ करने के बाद भी। और जाओ जो बहुत गुस्से में आ जाता है। एंड यहाँ पे कोई है ही नहीं जो उसे शांत करवा दे। बाय द वे कोई होता तो वैसे भी जाओ जिसको को शांत करवाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। जो हमारा वैन होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है। लकीली चाय लिटरली में ठंडा था, बट उसका पूरा क्लोथ ख़राब हो गया है। अभी वैन जब जा रहा होता है ना तो वहाँ पर हैनिंग आ जाता है एंड उसके कपड़ों को देख कर कहता है, तुम पे चाय किसने फेंकी। साजो सुने यार, वैन उसके पास मत जाना, वो सच्ची में पागल है। एंड ये कहते ही वो रुमाल निकाल के उसके मतलब टी को साफ़ करने लगता है। उसके नेक पे चाय लग गई थी ना तो वो उसके नेक को भी साफ़ कर रहा होता है। वैन केजिंग की आइस नीचे ही थी। हैनिंग कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक तुम मेरे नहीं बन जाते मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता हूँ, है ना। जो हमारा वैन होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे नहा लेना चाहिए। हैनिंग कहता है, सही लगता है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मुझे तुम्हें नहला लेना चाहिए। एंड ये कहते ही वो उसे घूर रहा होता है। तभी जाओ उधर आते हुए कहता है, हाँ नहीं क्या कर रहे हो उधर। जो हैनिंग होता है वो कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एंड फेक स्माइल करने लगता है। और वैन केजिंग लकीली इस मोमेंट को देखते ही भाग जाता है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, क्या हुआ। जाओ जिसको कहता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम उसके साथ थे। जो हैनिंग होता है वो कहता है, वो बस भाई ये मैं डिनाई नहीं कर सकता कि वो बहुत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती पे ही सब मर्ज़ है। और वो भी अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज करता है क्योंकि जानता है कि वो इतना खूबसूरत है कि वो अपनी माँ के पैसा सारा क्लियर कर सकता है। एंड देन वो यहाँ से जा सकता है अगर जाना चाहे तो। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है, अच्छा पैसा क्लियर करने के बाद इंसान यहाँ से जा सकता है। हैनिंग कहता है, ऑफ कोर्स अगर वो जाना चाहे तो, हमारा जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतना वो हमें पैसा दे दे तो वो जा सकता है। उसका थोड़ा और पैसा बनता है देना, और उसकी माँ का तो कर्जा है ही हम पर, लाइक हम पे नहीं उस पर, मतलब उससे अपनी माँ का भी पैसा देना है तो उसे बहुत पैसे देना है। बट वो बिंदास रहता है क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही उसकी बोली लगेगी वो सारे पैसे तो वैसे भी उसे मिल जाने वाले हैं क्योंकि वो इतना खूबसूरत है कि उसकी हाईएस्ट रेट पर बोली जाओ कहता है, तुम उस ब्राड की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ नहीं कर रहे। हैनिंग कहता है, क्योंकि वो तारीफ़ लायक है भैया, वो भी जानता है, वो अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज करता है। जाओ होता है वो कहता है, तो तुम्हें उसकी खूबसूरती पे नाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे लिए चाय मंगाओ। और इस बार चाय
उस इंसान के हाथों तो आना ही नहीं चाहिए। एंड ये कहते ही वो कमरे में जाने लगता है। हनींग कहता है ये कितना चप्पड़ चप्पड़ करता है, अगर ये ब्रोथल इसके नाम पे ना होता ना तो इसे कब कब ब्रेक कर देता मैं। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है भाई साहब के लिए ऑर्डर देने के लिए कि जाओ जिससे के लिए चाय बना दो और देने चले जाओ। एंड वो गुस्से में जाने लगता है क्योंकि उसे काम अच्छा नहीं लगता। वो ऑर्डर देता है पर उसे कोई ऑर्डर दे रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वैसे भी वो वन किसिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। फ्लर्टिंग के समय जाओ जिसू आकर उससे चाय मांग रहा है, सो बैड। अभी जो हमारा जाओ होता है ना वो बैठा हुआ था और उसे हैनिंग की बात ही याद आ रही होती है। वो खूबसूरती पे नाच करता है, मैं भी उसकी खूबसूरती नाच करता हूँ एंड ब्ला 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 खूबसूरती, ब्ला 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 खूबसूरती। उसे सिर्फ खूबसूरती ही समझ आ रही होती है। एंड उसे वैन की वो एटीट्यूड तो पसंद नहीं है जो वो बोल कर गया कि ये मेरी अदाएँ हैं कैसे छीन सकते हो। उसे वो गुस्सा तो आ ही रहा होता है। वैन जितने नॉर्मली बात कर रहा था उसे और गुस्सा आ रहा था। लाइक उसे बहुत लिटरली में एक हाई लेवल पर गुस्सा आ रहा होता है। एंड उसका गुस्सा तो अभी आप लोग जान ही गए होंगे कि उसका गुस्सा कितना गंदा और किस लेवल पे पहुंच जाता है। हमें हमारे वैन को दिखाया जाता है जो नहा कर आ गया होता है और वो बैठा हुआ था। एंड वो सोच रहा होता है कि जिस हिसाब से उसने जाओ जिसू से बात किया वो हिसाब सही है क्या, उसे ऐसा बात करना चाहिए था जाओ जिसू से। पर उसे लगा कि ये बोलना ज़्यादा ठीक होगा, बार बार सॉरी बोलकर उसके पास्ट को याद दिलाना। बार बार वैन गेजिंग अगर ये याद दिलाएगा कि वो उस औरत का बेटा है तो यस जाओ जिसू से गुस्सा करेगा ही। तो बस उसके मेमोरी से वो चीज़ निकाल के अपने लिए एक जगह बनाना चाहता है, जो पॉसिबल है या फिर नहीं वो नहीं जानता है। पर वो उससे प्यार करता है एंड वो पूरी कोशिश करेगा कि वैन केजिंग को वो अपनाए। वो उसकी माँ के बारे भूल कर वो सिर्फ वैन केजिंग को देखे, वो किस औरत का बेटा है उसको ना देखे। वैसे भी उस औरत ने वैन केजिंग को नहीं संभाला है, वैन केजिंग खुद संभला है। वो औरत तो उसको बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। वैन ना मतलब ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे गुजियान आती है एंड कहती है वैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो। जो वैन होता है वो कहता है हाँ। गुजियान कहती है भूल मत जाना आज हम दोनों का डांस होने वाला है, कितने लोग आने वाले हैं हम दोनों को देखने के लिए। वैन कहता है मैं भूल गया था। गुजियान कहती है अब तो याद आ गया ना, चलो मेरे साथ। एंड ये कहती है उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है। आज गुजियान और वैन केजिंग दोनों का साथ में डांस है। एंड गुजियान यहाँ की हाईएस्ट लड़कियों में आती है एंड वैन केजिंग यहाँ के हाईएस्ट लड़कों में आता है। तो दोनों की कॉम्बिनेशन तो बवाल होने ही वाली है। तो बस आग लगने वाला है उस महफिल में आग। हमें ना नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महफिल सज चुकी होती है। गुजियान और वैन केजिंग का डांस एंड सभी यही बात कर रहे होते हैं। जाओ जिसू ना वहाँ पर आना नहीं चाहता था बट वो स्टिल आ गया होता है, पता नहीं क्यों वो आ गया होता है। एंड सारे के सारे पता है आज गुजियान और वैन केजिंग का डांस होने वाला है। वैन केजिंग कितना खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती तो कमाल है, उसकी खूबसूरती पे लाखों लोग फिदा है। गुजियान भी कोई कम नहीं है वैसे, उसकी खूबसूरती तो भाई वो इतने सालों से यहाँ पर टिकी हुई है। वो जितनी बूढ़ी होती जा रही है उतनी खूबसूरत होती जा रही है। मुझे लगा था कच्ची कलियाँ ज़्यादा अच्छी होती है पर गुजियान तो खिल के और सुंदर हो गई है। एंड सारे यही तारीफ़ कर रहे होते हैं एंड जाओ जिसू वही सब सुनकर बोर हो गया था। एंड वो खुद से ही मन में कहता है ये डांस देखने नहीं आते, ये बस उनकी खूबसूरती देखने आते हैं। अब ऐसी घटिया जगह पे ऐसे घटिया लोग ही आएंगे ना, मैं भी पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। एंड ये कहते ही वो उन सब से साइड हो जाता है। अभी गुजियान और वैन केजिंग तो आ ही गए होते हैं, महफिल तो सज गई होती है और चमक भी गई होती है और वैन भी खुद गाना गाता है एंड गुजियान भी खुद गाना गाती है। तो अब कार्यक्रम स्टार्ट होता है। महफिल फिर सजी है आज, पर कुछ बदला बदला सा है। पलकों की ओट में छुपा सवाल है, होठों पे ठहरा हुआ सा ख्याल है। घूमते कदम पर राहें उलझी, हर एक अदा में टूटा कमाल है। तुमने
सच ही था, पर जो न देखा वो मैं था कहीं। बोल न सके तो क्या हुआ, नजरों ने सब कह दिया। तुमने जो लफ्जों से तोड़ा, मैंने खामोशी में सह लिया। कह ना सके जो दिल में था, वो आज अदा में ढल गया। हर एक घुमा में छुपा, तुमसे जुड़ा हर सिलसिला। तुम वो नहीं जो मैंने सोचा था, या मैं ही खुद से अनजान था। जो सच दिखा तो ठहर गया मैं, या बस मेरा ही गुमान था। ये कैसा खेल खेलते हो तुम, पास आकर भी दूर रहते हो। जो नाम दिया था मैंने तुम्हें, उसी में अब क्यों चुभते हो। तुम्हें भुलाना चाहा था, पर हर जगह तुम ही मिले। ये नफरत भी अजीब है, जितना दूर जाऊं उतना करीब मिले। कह ना सके जो दिल में था, तो फिर क्यों मुझसे छुपा लिया। हर एक अदा में तुम ही हो, तो फिर ये फासला क्यों दिया। छू ना सके और बंधे रहे, ये रिश्ते भी अजीब है। तुम हार के भी जीत गए, हम जीत के भी हार गए। अभी ना वैन किसिंग एंड गुलशन पे बहुत पैसे उड़ रहे होते हैं, सारे के सारे लोग पैसे उड़ा रहे हैं। एंड जाओ जिसको अपना जगह शिफ्ट कर रहा है वो। जो नाम दिया तुमने मुझे, वो अब भी हवा में गूंजता है। पर जिस नजर से तुमने देखा, वो दिल को छुप के छू जाता है। तुम्हें यूं सबके सामने देखूं, ये बात मुझे मंजूर नहीं। जो मेरा था या है अभी, उसे यूं बिखरने दूं, ये जरूर गई। अब देखना हर एक अदा, तुम्हें ही आईना दिखाएगी। आईना तो देख लिया मैंने, अब तुम्हें खुद से बचाएगी। कह ना सके जो दिल
सके। पर सब कह दिया। साओ जिसो ना जितना भी जगह शिफ्ट कर रहा था वैन के सिंह उससे ही देख रहा था। एंड ये गाना जाओ को बहुत अजीब लगा होता है। एंड जाओ जिसो ना मतलब वैन के सीधा पास आ गया होता है और वैन के सिंह तो जब भी डांस ख़त्म करता है तो वो नीचे गिर सा जाता है। उसका लास्ट स्टेप यही होता है। एंड अगेन वैन ऐसे ही नीचे था और जाओ जिसो उधर आया था तो काइंड ऑफ वैन उसके पाँव पे गिरा हुआ था ऐसा लग रहा होता है। जाओ जिसो फिर बाद में नीचे झुकने लगता है एंड वैन केजिंग अपना फेस ऊपर करता है। आसपास बहुत सारे पैसे गिरे थे। जाओ जिसो उन पैसों को उठाता है एंड वैन केजिंग पे ऐसे ना डालने लगता है एंड कहता है ये गिरे हुए पैसे ही तुम्हारे औकात है। जो हमारा वैन होता है वो कहता है पैसे तो पैसे होते हैं जनाब, चाहे गिरे हुए हों या फिर हाथों में, पैसों की कीमत तो उतनी ही होती है हर जगह। आप भी तो ये गिरे हुए पैसे ही अपनी फैमिली के लिए यूज़ करते हैं, है ना जनाब। अभी जाओ का पारा तो हाई हो जाता है एंड वो चिल्ला कर कहता है महफिल से निकलो। एंड सारे कहते हैं यार ये फिर से तमाशा करेगा क्या। जाओ घूर के देखते हुए कहता है महफिल से निकलो। अभी ना महफिल खाली कर दी जाती है क्योंकि जाओ से कोई कुछ कह नहीं पाता है। वैन केजिंग भी जाने लगता है पर जाओ जिसो वैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हारे लिए ही तो महफिल खाली करवाई है, तुम कहाँ जा रहे हो। एंड ये कहते ही उससे थोड़ा पुश करता है सामने की तरफ। जो गुलशन होती है वो कहती है आप क्या करना चाहते हैं। एंड ये कहते ही वो आगे आते हुए वैन को प्रोटेक्ट करने लगती है। जो जाओ होता है वो कहता है मैंने क्या कहा था, सभी को महफिल से निकलना है। गुलशन कहते हैं अगर मैं महफिल से जाऊंगी तो वैन केसिंग भी जाएगा। ये मेरे साथ यहाँ पे फ़नकार बन के आया था और फ़नकार बन के ही जाएगा। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है फ़नकार या फिर एक नाचने वाली। जो गुलशन होती है वो कहती है जो बोलना है बोल दीजिए। आप जैसे अमीर लोग हम जैसे नाचने वाली को देखने आते हैं और भूलिए आप जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं ना, उन औरतों और उन मर्दों की वजह से ही आपके घर में रोटी आया करती थी। अभी आपने एक बिज़नेस चालू कर लिया है पर पहला आपका बिज़नेस सिर्फ कोटा ही था। और हाँ, कोठे की औरतें पहले आप जैसे नवाब जादों को सिखाया करती थी कि अपनी बीवी के साथ जेंटल कैसे हुआ करते हैं। वक्त के साथ आप जैसे मर्दों ने ही हमें झुकाया, हमारे पैशन को ख़राब बताया और हमें एक तवायफ का नाम दिया। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है मैंने तुम्हें कोई नाम नहीं दिया और ना ही मैं यहाँ पे ज्ञान सुनने आया हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम इस महफिल से निकलो, नहीं तो मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ ना वहाँ पे इक्वालिटी में बिलीव किया जाता था और इक्वालिटी हमें सब राइट देती है। अगर मैं लड़कों के साथ कुछ कर सकता हूँ तो तुम्हारे साथ भी। गुलशन कहती है करके बताओ, मैं यहाँ की फ़नकार हूँ, मेरे वजह से लाखों के पैसे यहाँ पर आते हैं। तो ज़्यादा जैसे होता है वो कहता है उन लाखों में से 1 रुपये का भी मुझे लालच नहीं है, 1 पैसे का भी नहीं। तो अगर तुम यहाँ से नहीं जाती हो। एंड ये कहते ही वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है। लाइक वो एक डोमिनेटिंग ओरा से गुलशन की तरफ आ रहा होता है। वैन केजिंग बीच में आते हुए कहता है गुलशन जाइए। गुलशन कहती है वैन माना ये हमारा मालिक है, मैं सारी मालिकों की इज्जत करती हूँ, परंतु ये तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहता है, इसकी आंखों में ही दिख रहा है। आप इस कोठे का नियम नहीं जानते हैं। हाँ, जब तक वैन केजिंग 19 साल का नहीं होता तब तक आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। जो साजुसो होता है वो गुलशन को देखने लगता है एंड कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। गुलशन कहती है और क्या, आप इसके जश्न को रोकना चाहते हैं। जो अपना अजाब होता है वो हंसते हुए कहता है हम मदिरा पीते हैं, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। साफ़ पानी पीने वालों को गटर के पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो गुलशन होते हैं उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है बट वैन केजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। जाओ कहता है हम इस कीचड़ में तो आ गए हैं पर हम इस कीचड़ से बाहर निकलना चाहेंगे, इस कीचड़ में धंसना नहीं चाहेंगे। और तुम्हारे वैन केजिंग को छूना कीचड़ के अंदर धंसना होगा। और हम अपने चरित्र पे ऐसे दाग नहीं लगाना चाहते जो कभी साफ ना किए जाए। जो हमारी गुलशन होती है उसे गुस्सा ही आ रहा होता है पर जो वैन होता है वो गुलशन को समझाने लगता है। एंड गुलशन भी कुछ सोचने के बाद वहाँ से चली जाती है।
जो वैन होता है वो कहता है, बोलिए क्या करना चाहते हैं आप हमारे साथ जनाब। जो अपना जाओ होता है वो इधर उधर देखता है, उसे वहाँ पर एक खंजर पड़ा मिलता है। वो उस खंजर को लेते हुए कहता है, कितनी खूबसूरत चीज़ है ना, पर अक्सर खूबसूरत चीज़ें हानिकारक होती हैं। जो हमारा वैन होता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर जाओ उतना ही उसके क्लोज हो रहा होता है। वैन केसिंग एक स्टेप भी पीछे नहीं करता है, पर जाओ जिसू उस खंजर को वैन के चेहरे पर जैसे ही टच करवाता है, वैन डर जाता है एंड पीछे हो जाता है और कहता है, आप हमारे चेहरे के साथ क्या कर रहे हैं। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर एक प्यारी सी निशानी दे रहा हूँ जो तुम पर बहुत सूट करेगा। जाओ जिसू वैन केसिंग के चेहरे पे कट लगाना चाहता है, लाइक एक निशान छोड़ना चाहता है। वैन केसिंग अपने चेहरे से प्यार करता है क्योंकि वो जानता है कि उसका चेहरा ही उसे कमा के देगा एंड वो अपनी माँ का कर्जा चुका सकता है, इसलिए वो ऐसा ना कदम पीछे करने लगता है। जाओ कहता है, डर क्यों रहे हो, तुम्हें तो डर नहीं लगता था ना। जो वैन होता है वो अपनी नीज़ पर हो जाता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा ना करें, हमारा चेहरा ही यहाँ पर सब कुछ है, अगर हमारा चेहरा ख़राब हो गया तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे। अभी वैन केसिंग लिटरली में डरा हुआ था क्योंकि वो हमेशा से अपने चेहरे को सेफ रखना चाहता है। जो हमारा जाओ होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे चेहरे को पसंद करते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत हो तुम। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे चेहरे को पसंद करते हैं। ना ना ना, सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, लोग तुम्हारे जिस्म को पसंद करते हैं। अभी तुम्हें किसी ने छुआ नहीं है ना। यहाँ के आने वाले लोगों की घटिया सोच होती है, क्योंकि वो घटिया होते हैं। उनकी सोच है कि जवान इंसान को छूना अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों को कच्ची कलियाँ तोड़ना पसंद है, और तुम्हें किसी ने छुआ नहीं है। और हाँ, आवाज़ अच्छी है तुम्हारी, परंतु तुम्हारे जिस्म पे सबकी नज़र होती है, तुम्हारे चेहरे पे नहीं। एंड ये कहते ही वो वापस से खंजर उसके पास ले आता है। एंड ये ना दिल पे चुभने वाली बातें थी, पर वैन केसिंग स्टिल कहता है, आप कुछ भी कर लीजिए, पर प्लीज़ मेरे चेहरे को नुकसान मत पहुंचाइए, कृपया करके। जो हमारा जाऊ होता है वो कहता है, मुझे पता है तुम्हें अपने चेहरे से बहुत प्यार है, और मुझे तुम्हारे चेहरा ही तो छीनना है। काश तुम हंस ना रहे होते अभी, काश तुम उस घटिया औरत के घटिया बेटे ना होते। जो वैन होता है ना, उसकी आंखों में पूरा टीयर्स भर रखा था एंड वो कहता है, ठीक है, मैं हूँ उस घटिया औरत का घटिया बेटा, पर आप भूल क्यों रहे उस घटिया औरत के संग भागने वाला आपका बाप है। अगर आपका बाप मेरी माँ को भगाता नहीं तो वो भागती कैसे। 1000 लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की है, वो कभी नहीं भाग पाए हैं, कभी नहीं। पकड़ लिया जाता है उनको, कोई नहीं बच पाता है। मेरी माँ क्यों भागी, क्योंकि आपके बाप उनके साथ हैं। आपके बाप ने भी तो उनको भगाया है ना, तो मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। जो हमारा वैन होता है वो जैसे ही कहता है जाओ, शांत तो हो जाता है, पर वो कहता है, क्यों कर रहा, क्योंकि मुझे उस औरत के आसपास वाली सारी चीज़ों से नफ़रत है। मुझे अपने बाप से भी नफ़रत है, और घिन आती है कि मैं उसका औलाद हूँ। जो हमारा वैन होता है वो कहता है, आपको चोट पहुँचाना है ना, जैसे ही मेरी नीलामी हो जाएगी ना, आप मुझे चोट पहुँचा दीजिए, मुझे आपका चोट जख्म से ज़्यादा दवा लगेगा, परंतु अभी मुझे पैसे चुकाने हैं, समझिए जनाब, कृपया करके हमारी बात समझिए। पर जाओ कहाँ मानेगा, वो तो बहन को तड़पता ही देखना चाहता था। जो बहन तड़प रहा है, जाओ उसके चेहरे पे ना वो नाइफ़ तेज गड़ाने लगता है, बट उसका हाथ कोई होल्ड कर लेता है एंड वो कहता है, बस बहुत हो गया भाई, रुक जाइए। एंड ये हैनिंग था। जाओ कहता है, हाँ नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। हैनिंग कहता है, कृपया करके रुक जाइए, ये हमें बहुत पैसे देने वाला है। जाओ कहता है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरा हाथ छोड़ो। हैनिंग कहता है, नहीं, आप इसे चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। एंड ये कहते ही वो उसका हाथ ग्रैब कर लेता है। जाओ जिसू कहता है, तुम मेरे बीच में आ रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। हैनिंग कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप हमारे कोठे के किसी भी सदस्य को चोट नहीं पहुँचा सकते हो। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और मैंने सुना है कि तुमने भी तो यहाँ के एक आदमी को मारा था, बोलो। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, क्योंकि वो
वो इनको नहाते हुए देख रहा था। ये गलत है, मैं अच्छाई के साथ था, आपकी तरह गलत काम नहीं कर रहा था। जो जाओ जैसे होता है वो हैनिंग को देखने लगता है और हैनिंग मन में कहता है, क्यों जाओ भाई मेरे से पंगा ले रहे हो? अगर आप किसी और लड़की के और या फिर किसी और लड़के के चेहरे पर चोट पहुँचा रहे हो तो मैं नहीं बोलता, पर ये मेरा वन है, मैं अपने बहन को कैसे चोट पहुँचाने दे सकता हूँ जबकि वो अब तक मेरा हुआ नहीं है। एक बार मुझे इसका फर्स्ट नाइट बिताने दीजिए, फिर आप इसके साथ जो कुछ भी कीजिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जो हमारा जाओ होता है वो एक्चुअली में अभी कुछ कह रहा था बट हैनिंग तो अपने मन में ही खोया हुआ था, बट वो तेज चिल्लाता है जाओ और कहता है नहीं बहुत सुन रहे हो? हैनिंग कहता है हाँ क्या 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 क्या, क्या कह रहे थे? जाओ कहता है मैं ये कह रहा था कि मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो चाचा से शिकायत कर दूंगा। हैनिंग कहता है चाचा खुद मेरे साथ होंगे, आप चोट नहीं पहुंचा सकते। जाओ कहता है लिव माई हैंड, एंड ये कहते हैं उसका हाथ छोड़ता है। वेन के पास आने की कोशिश करता है बट हैनिंग कहता है बिल्कुल नहीं। जाओ फिर हैनिंग का हाथ झटकता है एंड वो आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है बट हैनिंग जाने नहीं दे रहा होता है और हैनिंग गुस्से में उनको एक पंच मारते हुए कहता है बहुत हो गया है, अब मैं ये सह नहीं सकता हूँ, मैं इस कोठे का रखवाला हूँ, मेरे पापा ने इस कोठे को बहुत मान सम्मान के साथ आगे किया है और मैं वो इज्जत गंवाने नहीं दूंगा। अभी हैनिंग यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बट वो भी कमीना ही है। जो साहब जैसे होता है वो गुस्सा हो गया होता है क्योंकि उसके सामने एक तो वैन केजिंग है, उसका गुस्सा तो हाई रहेगा ही। हैनिंग उसे वो करने से रोक रहा है जो वो करना चाहता है। एंड हाँ, ये मैंने पहले भी मेंशन किया था ना, ज़्यादा जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ज़्यादा जैसे होता है वो कहता है तुम्हें पता है कि तुमने मेरे पे हाथ उठाया? हैनिंग कहता है अगर आप माने नहीं तो और भी उठाऊंगा। जो जाओ ना जैसे कि जंगली उसकी जानवरों को आंखें काबू रेड हो करना गई भी हो, चाहता उसके है। आसपास माफ से कीजिएगा कोहरा भाई, निकल रहा अब यहाँ हो, पे एक जानवर बैड जैसे ही लग एनर्जी। रहे हैं। एंड वो कहता है और ये भी मत भूलना जब जंगली जानवर अपना होश खो बैठते हैं ना तो उनसे ज़्यादा घातक कोई नहीं होता। एंड ये कहते हुए आगे आता है बट स्टिल हैनिंग उसे रोक लेता है, पर जाओ जिसू इस समय मानता नहीं है एंड उसके पाँव को अपने पाँव से अड़ा कर उसे नीचे गिरा देता है। हैनिंग सरप्राइज़ था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि जाओ ऐसा करेगा। अभी जहाँ पर वो लड़ रहे होते हैं वहीं पर वैन था। वैन घबरा के एक दीवार के साइड खड़ा हो जाता है और वो हैनिंग को पसंद नहीं करता है बट अभी वो ग्लैड है कि वो रोक रहा है। हैनिंग के मोटिव कुछ भी क्यों ना हो पर वैन केसिंग के लिए अभी हैनिंग एक काइंड ऑफ एंजल है। जो हमारा वैन होता है वो एकदम डरा हुआ खड़ा था एंड जाओजिस और हैनिंग लड़ रहे होते हैं एंड यहाँ पर ना हैनिंग डोमिनेट कर रहा था जाओजिस को, वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है एंड कहता है हाँ बाहर विदेश से पढ़ के आए हैं पर मैं यहीं पर रहा हूँ, यहाँ के गुंडों से लड़ाई की है, अपने हक के लिए फ़ाइट की है। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है हक? कैसा हक? तुम्हें घर बैठे बैठे खाना मिलता था, लड़ाई क्यों कर रहे थे, किस बात के लिए कर रहे थे? तुम्हारी एजुकेशन यहाँ के हाईएस्ट स्कूल से हुई है, तुम्हारा कॉलेज भी अच्छा था, चाचा इतने अमीर हैं कि तुम्हें गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं थी, तो तुम किस हक की बात कर रहे हो? जो अपना हैनिंग होता है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि हैनिंग ने कभी अपने हक के लिए लड़ाई नहीं की है। वो हक के लिए वैसी लड़ाई की बात कर रहा है कि उसे ये लड़की पसंद आई, कोई और लेना चाहता है तो वो दूसरे इंसान को मार के उस लड़की को ले लिया, ये लड़ाई की है, ये है हक उसका, एक छोटा सा चंदी सा हक। जो हमारा जाओ से होता है वो बहुत मार खा लेता है एंड उसके अपना हेड से और माउथ से खून निकलने लगता है। हैनिंग उठ जाता है एंड वो सोचता है कि जाओ का काम ख़त्म एंड वो कहता है माफ़ कीजिएगा भाई, मैं आपको ऐसा नहीं मारना चाहता था पर मैं क्या करूं, मुझे लड़ना पड़ेगा, मैं यहाँ के लोगों को चोट नहीं पहुँचा सकता क्योंकि ये जगह मेरी है। जो हमारा जाओ होता है वो उठता है एंड कहता है मेरे बैक में दर्द हो रहा है, मतलब तुमने मेरे बैक की हड्डी हल्की सी क्रैक की है, ठीक होने में टाइम लगेगा, मेरे माउथ से खून निकल रहा है, मेरे हेड से भी खून निकल रहा है, मेरा हाथ सूज चुका है, मेरे पाँव में भी चोट लगी है। जो अपना हैनिंग होता है वो हैरान था एंड मन में कहता है मेरे इतने मारने के बाद भी अचानक से बैठ कैसे गए, क्या ये लड़ेंगे? नहीं नहीं, मैंने बहुत गंदी गंदी जानबूझ के उनको मारी है, तो नहीं वो उठ तो नहीं सकते। जो साहब जैसे होता है ना पर उठ जाता है, उसके माउथ से अभी भी ब्लड निकल रहा था एंड वो कहता है अब मैं नहीं रुकूँगा, बिल्कुल नहीं। एंड अचानक से ही वैन केसिंग के फेस के आगे किसी का मुंह आकर लगता है। लाइक वो खड़ा है ना एक दीवार के पास, तो ठीक उसके पास किसी का मुंह पटका गया है एंड उसके सर से ना ब्लड निकला है जो
अपने वैन के फेस तक हल्की सी छींटे पड़े, ज़्यादा नहीं, हल्की सी छींटे। वैन किसिंग घबरा गया होता है क्योंकि वो हैनिंग का फेस था और जाओ जिसू ने उसे मारा था इतने बुरी तरीके से। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है हान हिंग कह रहा था रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, माने क्यों नहीं। एंड ये कहते हैं वो बार बार उसके फेस को दीवार पे हिट किया जा रहा था। जाओ जिसू बस रुका पड़ा था, वो अपने मतलब कंट्रोल से बाहर चला गया था, बट वो स्टिल सोच रहा था कि ये चाचा का लड़का है तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। पर हैनिंग ने उसे इतनी गंदी मारी है ना कि वो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि वो उसे जान से मारना चाहता है। और अगर आपको कोई जान से मारना चाहता है तो आप भी उसको मार सकते हैं। इसलिए अपना जो जाजूसू होता है उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है जो जाओ का हाथ पकड़ के कहता है जाओ बेटा हैनिंग को छोड़ दो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है दिख रहा है चाचा जी मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा गया है, मैं कह रहा था मेरे मैटर से दूर रहो, वो स्टिल मुझे मार रहा था कि अब मैं गलत हो गया हूँ। जो हमारा जिन होता है वो कहता है नहीं तुम गलत नहीं हो जाओ, मैं समझता हूँ पर प्लीज़ हैनिंग को छोड़ दो, वो तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। जो अपना जिन होता है वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है पर जाओ जिसे को रिक्वेस्ट कहाँ सुनाई दे रही होती है। एंड वैन किसिंग वहाँ पर काँप के खड़ा हो गया था। जो जिन होता है ना वो जाओ का पाँव पकड़ लेता है, जैसे ही जिन जाओ का पाँव पकड़ता है जाओ का हाथ छूट जाता है हैनिंग के फेस से एंड वो उसे छोड़ देता है और कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा चाचा जी, पर आप जानते हैं ना मेरे बीच में कोई आता है मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, वो मेरे और इस वैन के बीच में क्यों आ रहा है, ये हमारा आपसी बदला है, ये बीच में नहीं आ सकता। जो जिन होता है वो कहता है हाँ हैनिंग कभी तुम्हारे बीच में नहीं आएगा, आई प्रॉमिस, तुम्हें जो करना है ना वैन के साथ कर लो, प्लीज़ हैनिंग को मत मारना। जो अपना जाओ होता है वो नीचे बैठ जाता है, अपने चाचा के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है मैं आपको खूनी लगता हूँ चाचा जी, क्या मैं आपको पागल लगता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगर कोई मेरे बीच में ना आए मैं उसे क्यों चोट पहुँचाऊँगा, इसने मुझे कितना मारा फिर मैंने इसे मारा, मैं इसे मौका दे रहा था पर ये लेना ही नहीं चाहता था चाचा जी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ऐसा जो रो रहा होता है एंड ऐसा बोल रहा होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो सच्ची में पागल लग रहा होता है। जिनकी भी फटके हाथ में आ गई होती है, जिन कहता है हाँ तुम्हारी कोई कोई गलती नहीं है एंड ये कहते हैं वो हैनिंग को ले जाने लगता है, पर जो हैनिंग होता है वो कहता है नहीं वो वैन को कैसे छू सकता है। जो जिन होता है उसके कान में कहता है चुप हो जा, तूने भी कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं, क्या मरना चाहता है क्या, तू कितना भी ख़राब क्यों ना है पर तू मेरा इकलौता बेटा है, अब तेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी। एंड ये कहते ही उसे खींच के ले जा रहा होता है एंड वैन एकदम काँप के खड़ा हो गया होता है उधर। जो उसने अभी देखा है, जो जाओ का रूप देखा है ब्रो, कभी नहीं देखा था उसने, लाइक जाने में समय हुआ नहीं है पर स्टिल यार ये कितना मैड है। जो वैन होता है वो वैसे ही खड़ा था, जाओ जिसो उस खंजर के पास जाता है एंड जैसे ही जाओ खंजर के पास जाता है वैन भागने की कोशिश करता है पर जाओ जिसो वैन के पीछे भागने लगता है एंड उसके बाहर जाने से पहले वो उससे हाथ पकड़ के नीचे गिरा देता है। जो वैन होता है वो कहता है मत कीजिए जाओ प्लीज़ मत कीजिए। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है मैंने कहा था ना मेरा नाम मत लेना, एंड वैन तो नीचे गिरा हुआ ही था, वो उसके टॉप पर आ जाता है। जाओ का पूरा ब्लड वैन के ऊपर गिर रहा था, जाओ का भी खून कम नहीं गिर रहा है पर जाओ को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वैन को भी जाओ का ब्लड एकदम फेस पे लग गया होता है। जो अपना जाओ होता है ना वो उसके फेस पर कट मार रहा होता है एंड उसने हाफ कट मारा था, तब तक वहाँ पर कोई आ जाती है जो उसे रोकते हुए कहती है क्या बौखला गए हो क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली सेट के लिए है क्या। अभी जो हमारा जाओ होता है वो सामने देखता है, सामने एक लड़की थी और ये हमारी साव है। साव बहन को उठाती है और उसके चेहरे पे देखती है कि इसके चेहरे पे आधा कट लग चुका है, पूरा नहीं पर आधा कट लगा है। जो साव होती है वो कहती है दिमाग से पैदल हो क्या तुम, हैनिंग की तरह हरामी हो तुम। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है हैं कितनी बार तुम लोगों को समझाऊं कि मेरे बीच में ना आओ, एंड ये कहते हैं वो हाथ फोल्ड कर लेता है। गुजन वहाँ पर आ जाती है एंड गुजन हैनिंग को बुलाने के लिए ही, लाइक हैनिंग को बुलाने के लिए नहीं, वो गुजन को मतलब साव को बुलाने के लिए गई होती है, जाओजिंग को खबर देने गई होती है कि ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि जाओजिंग यहाँ का घर वाला है, उसको कुछ करना ही पड़ेगा। बट हैनिंग बीच में आ गया होता है एंड पूछा होता है गुजन से हो क्या रहा है, तुम तो आज महफिल में डांस करने वाली थी ना,
तो गुलशन ने ना बातें बता दी होती है, क्योंकि वो सोचती है कि यहाँ पर हैनिंग वैन के बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ा है, और वो हैनिंग की फितरत जानती है। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं वो थोड़े समय तक तो रुक लेगा, तब तक वो जाओजिंग एंड साओ को बुला के ला सकती है। एंड ऐसा होता भी है। साओ तो आ ही गया होता है, पीछे पीछे जाओजिंग भी आ जाता है एंड कहता है जाओ सर अब ये नहीं कर सकते। जाओ कहता है क्या नाम है तुम्हारा, जिंग ना, बीच में मत बोलो ठीक है। जो जिंग होता है वो कहता है हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारा ये राइट ज़रूर है। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है कर दो, मैं बुलाऊँ पुलिस को, मैं बुलाता हूँ पुलिस को। जो जिन होता है वो आगे खड़ा हो गया होता है। जाओ कहती है पुलिस को नहीं, तो एम्बुलेंस को बुला कमीने। एंड ये कहते हैं उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर वैन केसिंग उसका हाथ रोक लेता है। एंड उसकी आंखों में आंसू था, क्योंकि उसके चेहरे पे कट लग चुका है। जाओ पूरा कट नहीं लगा पाया, पर उसने लगा दिया, उसने उसके चेहरे पे दाग लगा दिया। जो हमारा जाओ होता है वो जैसे ही ये देखता है वो थोड़ा रुक जाता है कि वैन के चेहरे पे तो कट लग चुका है, वो जो चाहता था वो थोड़ा बहुत हो ही गया है। एंड क्या वो लड़कियों पे हाथ उठाए, वो कहता है वो इक्वालिटी पे बिलीव रखता है, बट वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहता है। सच अ हिपोक्रेट। जो हमारी साह होती है वो कहती है वैन, जो वैन होता है वो कहता है मेरे चेहरे पे तो दाग लग गया साओ, करके भी क्या करेंगे, करके भी क्या करेंगे कुछ, पर सच बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि किसी ने कहा था कि चाँद पे तो दाग होता ही है और वो दाग ही उसकी खूबसूरती होती है। एंड ये सुनते ही जाओ एकदम कैसा ना खड़ा हो गया होता है। और कहानी पास्ट में जाती है, जब वैन एंड जाओ मिल रहे होते हैं कभी कभार, तो ना अपने वैन के फेस पे चोट लगने वाली थी। एंड वैन इतना पैनिक किया था, जाओ कहता है क्या हुआ केसिंग। जो अपना वैन होता है वो कहता है बस मेरे चेहरे पे चोट लगने वाली थी, वो दाग लग जाता। जाओ कहता है इतना भी दाग नहीं लगता, तुम्हारे पता है ऐसे अचानक से मूव करने की वजह से तुम्हारा पाँव मुड़ सकता था। जो हमारा वैन होता है वो कहता है मुझे अपने चेहरे पे दाग नहीं चाहिए। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है ओह चाँद, तुम्हें पता है चाँद में दाग है, पर यही चाँद की खूबसूरती है कि उसके अंदर बहुत दाग है, पर फिर भी वो खूबसूरत है। एंड ये कहते ही वो वैन को देखता है, एंड वैन को तो वो चाँद कहता ही है, और जाओ इनडायरेक्टली यही कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे चेहरे पर दाग भी लग गया ना तो तुम खूबसूरत ही रहोगे। कहानी प्रेजेंट में आती है। जाओ जैसे ये चीज़ याद करता है वो कहता है मैंने क्या कहा था, चाँद में दाग लगे तो वो चाँद की खूबसूरती ही होती है, पर तुम भूल रहे हो, तुम्हें चाँद कहने से तुम चाँद नहीं बन जाओगे, तुम्हारे चेहरे का दाग बदसूरती ही कहलाएगा, खूबसूरती नहीं, समझ गए, बदनाम चाँद। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। एंड साओ बस उसे मारने वाली थी जैसे, पर वैन उसे रोक लेता है एंड कहता है रुक जाओ। जो साओ होती है वो कहती है तुम भी इस गुजन की तरफ प्यार में अंधे हो गए ना। गुजन ये सिचुएशन समझती है, बट उसको क्यों लेकर कहा जा रहा है। गुजन कहती है मुझे क्यों लेकर कह रही हो साओ। जो साओ होती है वो कहती है क्योंकि तुम लोगों ने ही इसका दिमाग ख़राब किया है गुजन, तुमने और उस प्रिंस के बच्चे ने। मिल गया ना तो मैं उसे जान से मार दूँगी, सारे कमीने भरे पड़े हैं यहाँ पर। एंड ये कहते हैं वो गुस्से में जा रही होती है। जो गुजन होती है उससे भी गुस्सा आ रहा होता है एंड वो बहुत चिल्ला रही होती है मतलब अपनी साव पे। साव कहती है मर जाओ जाकर, दिमाग मत ख़राब करो मेरा। एंड वो तो बहुत गुस्से में अनसन बोल के चली गई होती है। जो गुजन होती है उसे गुस्सा आ रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है रहने दो, वो ऐसी ही गुस्सेल है। गुजन कहती है मैं जानती हूँ, पर उसका कहना मुझे ऐसा हर्ट होता है। तुम्हें अभी अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, चेहरे पे कुछ लगा लो, खून निकल रहा है। जो हमारा वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड उठ के जाने लगता है। जो जाजिम होता है वो झुक जाता है एंड कहता है मुझे माफ़ करना। वैन कहता है क्यों। जाओ कहता है मैं घर वाला होकर भी ये सब चीज़ें रोक नहीं पाया, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ चीज़ों में बिज़ी था। वैन कहता है आपको बहुत सारे काम थे, और जाओ जिसो यहाँ का असली मालिक है, आप उससे कैसे ही कुछ चीज़ों के लिए मना कर सकते हैं। सॉरी मत बोलिए प्लीज़।
एंड ये कहते ही वैन वहाँ से चला जाता है एंड जाओजिन को बहुत बुरा लग रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो साव के लिए कुछ कर नहीं पाता था एंड अब तो वैन के साथ इतनी बुरी चीज़ हो गई एंड वो उसे भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो वो घंटा का घर वाला है, वो ना वहाँ से जाने लगता है फिर वैन के साथ ही उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जिसकी भी पट्टी वट्टी करवाया जा रहा था और वो जिन ही करवा रहा था। उसने हैनिंग को भर्ती करवा दिया एंड जाओ जिसू के बैंडेज करने आया है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है माँ को क्या जवाब दूंगा मैं, माँ तो गुस्सा कर जाएगी। जो जिन होता है वो कहता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम चाहो तो कुछ दिनों तक कहीं और रुक सकते हो जब तक तुम्हारा चोट गायब ना हो जाए। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है नहीं, अचानक से गायब हो जाऊँगा तो माँ को फिक्र होगी और ये चोट का निशान जल्दी नहीं जाएगा। मैं कुछ बातें बना लूँगा। पर हैनिंग को भी एक समय में ही चोट लगी है। क्या हम माँ से ये झूठ बोल सकते हैं कि हम दोनों कहीं जा रहे थे और हम दोनों पर ही अटैक हुआ? माँ को अगर पता चलेगा कि मैंने हैनिंग से लड़ाई की है तो उनको बहुत बुरा लगेगा और वो फिर बाद में नाराज़ हो जाएगी बहुत। जो हमारा जिन होता है वो कहता है अच्छा आइडिया है, मैं हैनिंग को समझा दूँगा। जो अपना जाओ होता है वो बोलता है शुक्रिया। जिन जैसे ही जाने वाला था जाओ कहता है चाचा जी। जो जिन होता है वो रुकता है एंड देखता है। जाओ कहता है माफ़ कीजिएगा, मैंने हैनिंग को इतने बुरी तरीके से मारा, पर वो मेरे बीच में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वन गेसिंग के लिए ऑब्सेस है, वो उसे ही बचाना चाहता था सिर्फ, और उसके चेहरे पे मुझे साफ साफ झूठ दिखाई दे रहा था। आप जानते हैं ना कि मैं झूठ पकड़ लेता हूँ। जिन कहता है मैं जानता हूँ, हैनिंग एक्टिंग करने में बहुत बुरा है, एक्चुअली में वो वैन को चाहता है। अभी ये बात सुनकर एकदम जाओ जिसो शांत हो जाता है। जो जिन होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम हैनिंग के बारे में कुछ गलत ही सोच रहे होंगे, कि हैनिंग जब जानता है कि वो किस औरत का बच्चा है फिर भी वो ऐसा कर रहा है। पर हैनिंग का ये कहना है कि जो किया उसकी माँ ने किया। उसकी माँ तो यहाँ पर उसे अकेला ही छोड़ के चली गई थी, बचपन से ही वो सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा है, इसलिए हैनिंग उसे मानता है। और कोई बात नहीं है, पर मैं उसे समझाऊंगा कि वो आइंदा से तुम्हारे बीच में ना आए, क्योंकि ये तुम्हारा और वैन का मैटर है। जो हमारा जाओ जिसो होता है वो हाँ कह देता है, अंजिन वहाँ से चला जाता है। तो जाओ जिसो हैरान था कि हैनिंग वैन को पसंद करता है एंड वो एक अलग से जोन में चला गया था। कुछ तो बात है वैन के संग, दोनों भाई एक के ही पीछे पड़े हुए थे। चलो मजाक से हट के इस फन फिक्शन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और ये पार्ट देखकर आपको इस बात का तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि जाओ जिसो इसमें नेगेटिव कैरेक्टर में है। यस, जाओ जिसो इज़ द नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी एंड वो नेगेटिव है। वो ऐसा नहीं है कि उसने वैन को हर्ट किया फिर वो खुद को हर्ट करेगा कि उसने वैन को कैसे हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो करता है सोच समझ के करता है। जैसे कि उसने सोचा समझा कि वैन केसिंग को अपना चेहरा प्यारा है तो क्यों ना उसके चेहरे पर एक निशान दिया जाए, इसलिए वो चला गया चेहरे पर निशान देने के लिए। तो वो सोचेगा अच्छा वैन को इससे तकलीफ़ है, अच्छा वैन को ये नहीं चाहिए, अच्छा वैन को ये चाहिए, तो जो वैन को चाहिए होगा उसको उस चीज़ से दूर कर देगा, जो नहीं चाहिए होगा उस चीज़ को पास कर देगा। तो वो सोच समझ के ही सब करेगा, क्योंकि उसका ना ये है कि अगर वो नफ़रत करने लग गया तो वैसे पीक लेवल की नफ़रत करता है ना, कि प्यार तो वो प्यार क्या होता है, प्यार सब भी होता है क्या कुछ। तो वैन केसिंग का मतलब जाओ जिसो का कैरेक्टर ऐसा ही है। और अभी तक तो इतने लोग दिखाए, मतलब सारे लोग दिख चुके हैं, पर उनका सीन उतना नहीं दिखा होगा। पर आगे आने वाले एपिसोड से उनका भी सीन दिखना चालू हो जाएगा। ये फैन फिक्शन उतनी बड़ी नहीं है, छोटा सा ही सफ़र है, तो इस सफ़र में अच्छे तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। तो अभी के लिए तो अलविदा, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू।